नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे पहली बड़ी खबर की मध्य प्रदेश से, जहां पर महाराष्ट्र के गढ़ में सेंधमारी मारने प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नेताओं और आईएएस अधिकारी के घर ईडी के साथ साथ आय विभाग ने छापेमारी की है। क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर वर्तमान सभासद की गुंडाई सामने आई है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और जिसकी सुगबुगाहट अब राजनीतिक दलों में साफ देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ग्वालियर में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में शुरुआती स्थानीय भाषा में की और कहा कि भारतीय राजनीति की लड़ाई सत्य की लड़ाई है। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, घोटालों और पटवारी भर्ती में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस उद्योगपति को सारी संपत्ति सौंप दिए हैं, वह एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है, वहीं हमारा किसान एक दिन में 27 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे अपने भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकती हैं, वे 10 मिनट शिवराज की आलोचना कर सकती हैं, वहीं 10 मिनट सिंधिया पर बोल सकती हैं, लेकिन वे यहाँ अपनी समस्याओं की बात करने आई हैं, महंगाई की बात करने आई हैं, जो जीवन पर बोझ बन गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई का बोझ महिलाएं उठा रही हैं। ऐसे समय में मुझे लोगों की आलोचना करना उचित नहीं लगता है। नेताओं को चुनाव में जनता के मुद्दे पर बात करनी होगी, उसे बताना होगा कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। देखिए, मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा को चुनाव है और इसी के मद्देनजर जो है प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंच चुकी हैं और शुक्रवार को ग्वालियर में आयोजित जन आक्रोश रैली को उन्होंने संबोधित किया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में की है और भारतीय राजनीति की लड़ाई को सत्य की लड़ाई बताया है। और इसी मामले में अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता ग्वालियर से मोनू राठौर लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ महत्व इस दौरे के निकाले जा रहे हैं? राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची है, सिंधिया के घर में पहुंची हैं और उन्होंने कई बात की है। सिंधिया 10 मिनट की बात कही, 10 मिनट की बात कही, उन्होंने फेयर 10 मिनट की बात की। मैं लोग की बात करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ महंगाई के मुद्दे की बात करने आई हूँ जी। कांग्रेस हमेशा अपने वादे पूरे करती आ रही है। और वहीं मैं आपको एक बात बता दूं, भरतपुर का राजस्थान में दौरे आई, कई महिलाओं ने जन आक्रोश आंदोलन किया। कई महिला प्रियंका गांधी के ऊपर पोस्टर भी फेंके। उन्होंने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस में एक से एक दलाल बैठे हैं और महिलाएं कई परेशान है, कई आप परेशान हो चुकी है। इसीलिए हम आज प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंचे, इतने दूर से प्रियंका गांधी के लिए हम विरोध करने आए हैं। कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक से एक दलाल बैठे हुए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, हर एक पदाधिकारी कांग्रेस की बात करता है कि बड़े बड़े वादे करता है। वहीं मैं आपको ग्वालियर पहुंचे महिलाओं का विरोध किया जी। मोनू, 34 सीटें विधानसभा की ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है, क्या कुछ असर प्रियंका का इन 34 सीटों पर देखने को मिलेगा? जी, आपको बता दूं, प्रियंका गांधी पूरी बात करती है कि पूरे वादे कर रहे हैं कि हमारी इस बार पूरी विधानसभा पूरी बहुमत सरकार बनेगी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने सिंधिया की बात कहती है कि जैसे सिंधिया पहले सरकार बनी थी और कई दर्जन में सिंधिया वाली सरकार पलट गई। तो आपको बता दूं, चंबल में कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चंबल में हर एक भाजपा की बात करता है कि हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। वही एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं जी। तो क्या सिंधिया के जाने के बाद आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है कमजोर पड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है? सिंधिया के जाने से भाजपा के कई नेता, जैसे अभी उमा भारती ने कहा कि हमारे सिंधिया आने से भाजपा पार्टी बड़ी मजबूत बन चुकी है और सिंधिया नंबर 1 हिटलर पर आएंगे और हमेशा रहेंगे। जी, तो मतलब कांग्रेस पे इसका जो असर है वो कमजोर हुआ है, कमजोर हुई है कांग्रेस, कह सकते हैं अपन।
तो अभी ये जनसभा हुई थी, उसी में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जन आंदोलन दिखा था। जैसे मैं लक्ष्मीबाई समाधि की बात करूं, वहां भी राजस्थान से महिला आई थी और सभा में भी कई ऐसी विरोध दर्शन हुआ था कि ऐसा विरोध हुआ था, कई पोस्टर फाड़ रहे हैं, कई महिलाओं ने पोस्टर फाड़े हैं, कई वहाँ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़े हैं कि कोई सुविधा नहीं है, कोई पंखे नहीं है, कोई कूलर नहीं है, इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता वापसी लूटा हुआ चला गया। जी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसमें नुकसान पड़ सकता है, कहीं ना कहीं इन सीटों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक दिन में एक दूसरे में मनमुटाव बना हुआ है। जी मोनू, प्रधानमंत्री मोदी पर भी प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। क्या ग्वालियर चंबल से वो 2024 की ओर भी देख रही हैं, लोकसभा चुनाव की ओर? तो मैं आपको बता दूं, भाजपा पूरी बात, जैसे भाजपा की बात करें तो अपन कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने पूरी बात करती है कि हमारी पूरी सरकार बनेगी, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। इसका दौर अगर आगे लेकर जाएगा वो कि अभी अगस्त में एक और इवेंट कांग्रेस का है, तो उसको मालूम पड़ेगा क्या इवेंट निकलता है। अभी भाजपा का ही संजय जी आ रहे हैं, संजय जी बात करते हैं। जी मोनू, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में सक्रिय हुई हैं। कर्नाटक, हिमाचल के बाद अब प्रियंका गांधी जो है मध्य प्रदेश में सक्रिय, और देखा जाए तो हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनी, फिर कर्नाटक में भी गुजरात चुनाव के बाद उनकी सरकार बनी है। तो क्या अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्या सत्ता पलट हो सकती है? मैं आपको बात बता दूं, अभी का मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी तो महिला राज्यसभा सरकार कांग्रेस की है। जब हो रहा है तो जहाँ सरकार नहीं है तो वहाँ सरकार कैसे आ सकती है? कांग्रेस महिला की होना है राजस्थान की, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ सरकार कैसे आ जाएगी? जहाँ सरकार है वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो आप बता दो सरकार कैसे बन सकती है कांग्रेस को? इस महिला को, कांग्रेस की महिला को कहना है। जी, मतलब आपका कहने का ये है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं आ सकती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बरकरार रहेगी मध्य प्रदेश में। जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी मोनू हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव थे संवाददाता मोनू राठौर, जिन्होंने हमें बताया कि प्रियंका गांधी का दौरा ग्वालियर चंबल इलाके में लगातार जारी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है। बता दें, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में कारोबारियों और अफसरों के घर पर यह कार्यवाही जारी है। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर कॉलोनी में IAS अफसर रानू साहू के घर पर जांच जारी है। राजधानी में रामदास अग्रवाल के जोरा स्थित अनुपम नगर के घर में भी टीम ने दस्तावेजों को खंगालने की कार्रवाई की है। बता दें, कोरबा में निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर भी सुबह 5 बजे से 5 सदस्यीय टीम छानबीन में जुटी हुई है। ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उनके साथ CRPF के जवान भी आए हुए हैं, जो घर के अंदर और बाहर तैनात हैं। बता दें, रामदास अग्रवाल कोल और इस्पात कारोबार से जुड़े हुए हैं। बता दें, पिछले दिनों IT की रेड भी यहां पर पड़ी थी। फिलहाल ईडी के अफसरों ने छापेमार कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। बिलासपुर में एक बड़े ठेकेदार और कोल कारोबारी के घर पर भी कार्रवाई की सूचना निकलकर सामने आ रही है। ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है, देखने को मिल रही है, जहां पर रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में कारोबारियों और अफसरों के घर पर कार्रवाई जारी है। बता दें, रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर कॉलोनी में IAS अफसर रानू साहू के घर पर जांच जारी है। वहीं राजधानी में रामदास अग्रवाल के जोरा स्थित अनुपम नगर के घर पर भी कार्रवाई जारी है और दस्तावेजों को टीम द्वारा खंगाला जा रहा है। कोरबा में निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर भी सुबह 5 बजे से 5 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है और छानबीन में जुटी हुई है। ईडी की टीम के साथ CRPF के जवान भी यहां पर शामिल हैं और जो घर के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं। रामदास अग्रवाल कोल और इस्पात कारोबार से जुड़े हुए हैं। बता दें, पिछले दिनों IT की रेड भी इनके घर पर पड़ चुकी है। फिलहाल ईडी के अफसरों ने छापे के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। बिलासपुर में एक बड़े ठेकेदार और कोल कारोबारी के घर में भी कार्रवाई की सूचना निकलकर सामने आ रही है। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं। संजय जी, रानू साहू अक्सर जो अफसर हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, और अब ईडी की कार्रवाई उनके घर पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, रानू साहू के घर पे पहली बार नहीं बल्कि दोबारा छापा पड़ा है। ये IAS अधिकारी हैं और जब कोरबा कलेक्टर थी तब इनके यहाँ छापा पड़ा था। इनके पति हैं
जयप्रकाश मौर्य, उनके घर पे भी छापा पड़ा था और एक बार फिर से उनके यहाँ छापा पड़ा है। केवल उनके यहाँ नहीं बल्कि कई अधिकारी भी हैं रायपुर के, बिलासपुर के और कोरबा के, उनके यहाँ छापा पड़ा है। कुछ व्यापारियों के यहाँ छापा पड़ा है, कुछ नेता हैं उनके यहाँ छापा पड़ा है, जिसमें रामगोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है उनका नाम भी शामिल है। तो कई लोगों के यहाँ छापा पड़ा है। माना जा रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ में कोल घोटाला है उससे रिलेटेड मामला है। इसके अलावा जो एक चावल घोटाला कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है और इसकी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व से की थी, केंद्रीय मंत्रियों से की थी, केंद्र सरकार से की थी। तो संभव है कि उस संदर्भ में भी ये छापेमारी की गई हो। जी। चावल के घोटाले का आपने जिक्र किया, ये नकली चावल की बात जो है विपक्ष द्वारा लगातार कही जा रही है, क्या कुछ सच्चाई इसमें है? क्या कुछ अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोविड के समय पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के द्वारा सभी गरीबों को 5 किलो चावल देने की निःशुल्क चावल देने के लिए केंद्र सरकार ने चावल का कोटा भेजा था। विपक्ष का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा सरकार ने गरीबों को चावल नहीं दिया और उसकी पूरी चावलों की अफरा तफरी कर ली। करीब 500 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ, ऐसा आरोप है विपक्ष का। और उस आरोप को लेकर के कई बार विधानसभा में भी मामला उठा। विधानसभा में मंत्री ने स्वीकार भी किया कि बहुत सारी चावल का जो स्टॉक है उसमें अनियमितता पाई गई है, उसकी जांच भी जारी है अभी। और वही आरोप है। मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में छापेमारी भी हो। जी। संजय जी, किसी प्रशासनिक अधिकारी का, अलग अधिकारी का इस पर बयान निकलकर सामने आया या फिर ईडी के किसी अधिकारी ने जानकारी दी हो कार्रवाई से रिलेटेड? नहीं, अभी तक किसी तरह की इस पर बयान नहीं आया है। सामान्यतः ईडी या आईटी की जो कार्रवाई होती है तो पूरी कार्रवाई जब हो जाती है उसके बाद उनके तरफ से कोई बयान वो भी लिखित में एक विज्ञप्ति जारी होती है। मुझे लगता है कि आजकल जब कार्रवाई पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी उसके बाद शायद ईडी इस पर कोई अपना पक्ष रखे विज्ञप्ति के माध्यम से। कोई वर्जन तो नहीं आता है, विज्ञप्ति आती है, तो इसके लिए मुझे हमें लगता है कि कल तक इंतजार करना पड़ेगा। जी। रायपुर के अलावा कोरबा में भी कार्रवाई जारी है। एक बड़े व्यापारी के घर पर कार्रवाई लगातार जारी है और क्या कुछ जानकारी इस मामले में और निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई जैसे ही संपन्न होगी उसके बाद जब कोई आधिकारिक बयान आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि उनको क्या क्या इसमें मिला है, किस तरह के दस्तावेज मिले हैं, किस तरीके की रकम मिली है। तब तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी कार्रवाई जो होती है वो बहुत गोपनीय होती है। और इसमें जो फोर्स होते हैं वो सामान्यतः सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं और पूरे जो इसमें अफसर होते हैं वो ईडी के ही होते हैं। तो कहीं से बाहर से कोई जानकारी तब तक नहीं निकल पाती है जब तक कि ईडी की तरफ से इसमें कोई विज्ञप्ति जारी न की जाए या कोई बयान जारी न किया जाए। संजय जी, अभी भी सीआरपीएफ के जवान वहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्या कितनी संख्या में सीआरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जहां जहां कार्रवाई चल रही है, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, सब जगह एक स्थान पर जहां पर कार्रवाई चल रही है वहां पर 4 से 5 जवान, कहीं 6 जवान, इस तरह से जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। और सब जगह जवान अलग अलग संख्या में तैनात हैं ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। जो चल रही है उसमें किसी तरह का व्यवधान न हो, इसलिए सामान्यतः सेंट्रल फोर्सेज के जवान तो उसमें तैनात किए जाते हैं। एक दिक्कत ये भी रहती है, एक आशंका रहती है सेंट्रल फोर्सेज को कि अगर स्टेट फोर्सेज को, पुलिस को अगर इसकी सूचना देंगे तो सही ये लीक न हो जाए, इसलिए सामान्यतः इसको गोपनीय रखा जाता है और सेंट्रल फोर्सेज के साथ ही ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। जी संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि रानू साहू जो अफसर हैं आईएएस, उनके ऊपर पहले भी कई तरह की कार्रवाई की गई है, आईटी की कार्रवाई भी उन पर की गई है, तो इसके पहले जो कार्रवाई की गई है उनमें उनका क्या पक्ष निकलकर सामने आया है?
देखिए, कोल घोटाले में उनका नाम आया था और कोल घोटाले के संदर्भ में उन पर उनके घर पे छापेमारी हुई थी। जी छापेमारी में कई सारे दस्तावेज मिले थे, आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले, जी आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिले थे। जी उन सबूतों के आधार पर ईडी ने बाकायदा उनकी संपत्ति को जब्त भी किया है, पहले सीज किया था, उसके बाद उसकी जब्ती कर ली है। जी तो पहले भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और एक बार फिर से आज उनके घर पर छापेमारी चल रही है। जी जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ जी, धन्यवाद। लाइव थे डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने हमें बताया कि ईडी की कार्रवाई जो है लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में और कार्रवाई के बाद ही आगे की कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि जनपद उन्नाव से मिल रही है, जहां बहुचर्चित ज्योति मौर्य केस जैसा एक और मामला सामने आया है, जहां पर अचलगंज थाना क्षेत्र निवासी ने अपनी पत्नी पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। बता दें, पीड़ित का कहना है कि 6 साल मजदूरी करके उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और सिपाही बनाया और उसकी पत्नी अब उसे धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर रही है। बता दें कि पीड़ित की पत्नी उत्तर प्रदेश पुलिस में 2016 में महिला आरक्षी के पद पर तैनात हुई थी। वहीं पीड़ित ने एसपी उन्नाव से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सीओ सिटी ने मामले में संज्ञान लेकर जांच कराकर उचित कार्यवाही की बात कही है। गौरतलब है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद के बाद जो उनका विवाद सुर्खियों में आया है, उसके बाद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हमारी औरत है तो वो पुलिस में है, तो वो जो है ना, उसके लिए यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं इधर आया। तो वहाँ पे जो है कोर्ट में भी हमारे ऊपर कर दिया था, कोर्ट में केस कर दिया था, उसमें भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरा फाइल सब बंद करवा दिया। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फिर दूसरे कोर्ट में आए। कब आपकी शादी हुई थी? 2010 में। उस टाइम कितनी पढ़ी थी? क्या हुआ? इंटर पास थी। आगे की पढ़ाई कैसे करी? हमने करवाई, हमने इसको बाद में पढ़वाया, 3 साल तक स्कूल में गई। उसके बाद में कोचिंग वोचिंग करवाई, फार्म वार्म डाला, उसको भी हम लेके जाते रहे, जहाँ पे वो होता रहा उसको मैं कराते पूरा करके आए। फिर इधर जो है जब नौकरी मिल गई, उसके बाद में हमको जो है कोई हमको एलू नहीं समझा मेरी। कब नौकरी लगी थी? 2016 में। थाना अचलगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर के बताया गया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी जॉब में नहीं थी। उन्होंने जो है उनको पढ़ाया और आज वो कहीं जॉब में हैं और उनके द्वारा बिना उनको बताए किसी शादी कर रही हैं और न्यायालय में उनके लिए अलगाव के लिए उन्होंने वहाँ पे वाद भी दाखिल किया हुआ है। उनका कहना है कि अभी चूँकि न्यायालय से मामला नियोजित नहीं हुआ है, इस बीच वो शादी कर रही हैं, इस संबंध में जांच कराया जा रहा है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये खबर आपको जनपद उन्नाव से बता रहे हैं, जहां बहुचर्चित ज्योति मौर्य केस के बाद अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र निवासी ने अपनी पत्नी पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। बता दें, पीड़ित का कहना है कि 6 साल मजदूरी करके उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया है और सिपाही बनाया है। उसके बाद पत्नी उसको अब धोखा देकर किसी और से शादी कर रही है। पीड़ित की पत्नी उत्तर प्रदेश पुलिस में 2016 में महिला आरक्षी के पद पर तैनात हुई थी। बता दें, वहीं पीड़ित ने एसपी उन्नाव से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सीओ सिटी ने भी मामले में कार्रवाई करने की बात कही है, संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की बात यहां पर सीओ सिटी द्वारा कही गई है। गौरतलब है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के बाद लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। उनका केस जो है सुर्खियों में आने के बाद लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जनपद उन्नाव का ये मामला है, जहां पर एक और ज्योति मौर्य जैसा केस निकलकर सामने आया है, जहां पर अचलगंज थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी पर दूसरी शादी करने का आरोप पीड़ित द्वारा लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि 6 साल मजदूरी करके उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और सिपाही बनाया। उसके बाद उसकी पत्नी उसे धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर रही है। पीड़ित की पत्नी उत्तर प्रदेश में 2016 में महिला आरक्षी के पद पर तैनात हुई थी। वहीं पीड़ित ने एसपी उन्नाव से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। और इसी मामले में अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता मुकेश गौतम जुड़ चुके हैं। मुकेश,
ज्योति मौर्य केस के बाद लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। क्या कामकाजी महिलाएं ज्योति मौर्य से प्रेरणा ले रही हैं, प्रेरित हो रही हैं? जी मैडम, मैं आपको बता दूं पूर्वी जी, एक ऐसा ही मामला उन्नाव में देखने को मिला है, जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य की तर्ज पर यहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई है जहाँ पे एक महिला सिपाही ने अपने पति को छोड़कर एक दूसरे से एंगेजमेंट कर ली है। फिर आपको बता दें कि ये एक अचलगंज थाने के भौनीखेड़ा गांव का मामला है, जहाँ पे विजय पाल नामक युवक ने 2010 में एक युवती छाया सिंह से शादी करी थी। 2013 की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा उसको दिलवाई। परीक्षा की तैयारी करवाने के बाद 2013 में तो आरक्षित महिला पद पर तैनात हुई थी। उसके बाद उसकी पहली तैनाती रायबरेली जिले में हुई है, जो वर्तमान में भी बाराबंकी में है। और जैसा विजय पाल ने बताया कि पहली तैनाती के बाद मेरी पत्नी छाया मुझसे दूरी बनाने लगी थी, और धीरे धीरे वो उसकी दूरी को पता चल गया कि वो किसी और से भी बात कर रही है। और इसी ज्योति मौर्य जैसे मामले को लेकर अब ऐसे मामले और भी निकल के देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरह से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद पढ़ाने के बाद हेलो जी मुकेश जी मैडम, इस तरह के बहुत से मामले देखने को सामने आ रहे हैं। वैसे उन्नाव में छाया ने भी एक ऐसा ही कारनामा करके दिखाया, जो विजय पाल ने इस मामले के अपने न्याय के मामले को लेकर पुलिस कप्तान साहब के पास गए थे, जहाँ पर उन्होंने प्रार्थना पत्र दे के इस मामले को संज्ञान में लेकर कहा है। वही सीओ सिटी ने इनको प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इस मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। जी मुकेश, क्या पीड़ित द्वारा संबंधित व्यक्ति का नाम बताया गया है? किस व्यक्ति के साथ उसने अपनी महिला के साथ आरोप लगाया है? क्या नाम निकलकर सामने आया, जानकारी निकलकर सामने आई है कुछ? मैम, ऐसा पूर्वी जी ऐसा कोई नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है, पर पीड़ित का आरोप है कि जो उसकी पत्नी छाया है वो अपनी फैमिली के साथ जाकर उसने किसी अन्य व्यक्ति से एंगेजमेंट कर ली है। और जबकि इस मामले को लेकर पत्नी छाया ने कोर्ट में मुकदमा भी विचाराधीन है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हिंदू कोर्ट बिल के अनुसार उसने अपने पति पर मुकदमा न्यायालय में दर्ज कराया। जी, मतलब जो पत्नी छाया है पीड़ित की, उनके साथ उनकी सहेली भी इस कृत्य में शामिल है? मैम, ऐसा कह पाना अभी संभव नहीं है, पर पीड़ित ने भी लगातार अपनी पत्नी पर ही आरोप लगाया। वो बता रहा था कि मैंने मजदूरी कर अपनी पत्नी को लगातार पढ़ाया, मैंने उसकी हर एक सुख सुविधाओं को दिया जो उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना बने, और मैं रहकर भी उसको क्या कहते कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई। सुविधा कराने के बाद उस लड़की ने, पत्नी छाया ने उसकी तैयारी करने के बाद जब वो नौकरी को गया यूपी पुलिस में जब वो नौकरी पा गई, तब उसने अपनी पति से दूरी बनाना चालू कर दिया। जी मुकेश, किस दिशा में आखिर समाज आगे बढ़ रहा है? क्योंकि ज्योति मौर्य के केस से प्रेरित होकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मैम, इस तरह की घटना को देखकर आने वाले लोगों के लिए बहुत सोचने का विषय हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी घरेलू महिलाओं के लिए इस बात पर बहुत सारा अंकुश भी लग सकता है, जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य, छाया जैसी महिला अगर लगातार ऐसे ही मामले समाज में उजागर होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब घरेलू महिलाओं को पढ़ाने पर अंकुश लग जाएगा। जब एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगा। जी, जैसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से ज्योति मौर्य और छाया जैसी पत्नियों के कारण जो सच में पढ़ना चाहती हैं जो महिलाएं, उनको भी अब पढ़ने से रोका जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि इस तरह के घटनाएं से समाज में कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। और इस तरह के मामले आने से आने वाली ऐसी कई सारी पत्नियां होंगी जिनको पढ़ाई जो कर रही हैं या जो करने वाली हैं, उन पे कहीं न कहीं बाधा भी जरूर बनेगी। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ फोन लाइन पे थे संवाददाता मुकेश गौतम, जिन्होंने हमें बताया कि एसडीएम ज्योति मौर्य से प्रेरित होकर अब और भी महिलाएं जो हैं लगातार इस तरीके के कृत्य कर रही हैं। पढ़ाने लिखाने के बाद पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ जो है उन्हें धोखा देने और शादी करने के जो है मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।